सब लोग कहाँ चले गए? नवरात्र की पूजा करने चले गए क्या? अच्छा आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। यूरोप में पूंजीवाद का विकास। नहीं, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र पूरा कर लिया होगा ना हमने, ठीक? इसमें कुछ लिखवाना तो नहीं बचा था अभी? क्या इसके अंतर्गत बहरूफ के सिद्धांत को बढ़ावा मिला? बहरूफ का सिद्धांत क्या है? बहरूफ का सिद्धांत यह है कि भाई कार्य जो आप कर रहे हो ना वो भी क्या है? कार्य के प्रति भक्ति ही ईश्वर के प्रति भक्ति है। क्लियर है? ये बहरूफ का सिद्धांत, ठीक? हाँ हाँ, पूंजीवाद में भी है, बहरूफ का सिद्धांत वहां पर भी है कि कार्य के प्रति भक्ति ही ईश्वर के प्रति भक्ति है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो कुछ अलग नहीं है। क्लियर? देखिए, अब भारत में अगर हम देखें आधुनिक काल में तो हमने देखा कि एक बात बार बार जोर पकड़ती है, दैट इज हिंदू विकास दर। हिंदू विकास दर, इसके बारे में सुना है कभी आपने? हिंदू विकास दर के बारे में? हाँ नहीं, ठीक। जब हम आजाद हुए तो हमारे देश में उद्योगों का विकास होना चाहिए था। उद्योगों का विकास करने के लिए नेहरू ने जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लॉन्च करी तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई हमें बचत करना बहुत जरूरी है। क्या करना बहुत जरूरी है? बचत, सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। तो पहला जो मॉडल था ना हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो मॉडल था हेरोड-डोमार मॉडल। क्या था? हेरोड-डोमार मॉडल। पढ़ा है आपने इसके बारे में? हेरोड-डोमार मॉडल में क्या बताया जाता है कि यदि प्रति व्यक्ति बचत बढ़ती है तो बचत वो कहां जाएगी? बचत का निवेश होगा, निवेश होगा तो निवेश से व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने आप बचत और बढ़ेगी। तो इस प्रकार लगातार देश का विकास होगा। समझ में आ गया? अगर हम प्रति व्यक्ति बचत बढ़ा दें तो क्या होगा? उस बचत का निवेश होगा, निवेश से क्या होता है? व्यापार बढ़ता है, व्यापार से रोजगार बढ़ता है, रोजगार से प्रति व्यक्ति आय और बढ़ती है, और प्रति व्यक्ति आय अगर और बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? बचत ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पर लोगों ने बचाने को जरूरी नहीं समझा। इज दैट क्लियर नोट? बचाने को जरूरी नहीं समझा। जी सर, स्ट्रीमिंग करनी है इसकी सर? ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो फेल हो गई। जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना फेल होती है तो नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई हमारा देश किस चीज से ग्रस्त है? हिंदू विकास दर से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? हिंदू विकास दर से ग्रस्त है, क्योंकि हिंदू व्यक्ति जो है वो भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, कि भाई हुई है वही जो राम रची राखा, जो भगवान राम चाहेंगे, जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब कर्तव्य परायण नहीं है हिंदू व्यक्ति, कर्तव्यशील नहीं है। ठीक है, वो किस पर? भाग्य पर भरोसा करता है कि भाई भाग्य हमारा साथ देगा तो हमारा कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। नौकरी, यहां पर लोग क्या कहते हैं? नौकरी दिलवा दो, नौकरी मिल जाए इसके लिए भगवान पर भेंट चढ़ाने जाते हैं, लड्डू चढ़ाने जाते हैं। इज दैट क्लियर? मिल गई तो भी चढ़ाने जाते हैं कि बची रहे, हाँ आओ बेटा, ठीक है, मिल गई तो और चढ़ाने जाते हैं कि बची रहे अब। इज दैट क्लियर? अरे भाई नौकरी बची रहने के लिए आपको लड्डू चढ़ाने की जरूरत थोड़ी ना है, उसके लिए तो नौकरी अच्छे से करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर और नॉट? पर हम कैसे लोग हैं? हम ऐसे लोग हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं। समझ में आ गया? अब तो हमारा समाज बहुत ज्यादा सुधर गया है, पर अकर्मण्यता जो थी ना हमारे समाज में पहले और भी ज्यादा थी, भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोग। क्लियर है? आज फिर से वो चीजें आ रही हैं, पर एक समय था जब अकर्मण्यता बहुत ज्यादा थी। आप गांव में देखोगे कई सारे लोग जो है काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी जिंदगी वाकई में भाग्य के सहारे चल रही है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से हिंदू विकास दर की वजह से, चूंकि लोग अपना जो एग्रीकल्चरल लैंड था, अपनी जो खेती की जमीन थी, वो भी नहीं देना चाहते थे किसी काम के लिए। समझ में आ गया? उद्योगों का विकास कैसे होगा? जब आप लोन लोगे, हाँ या नहीं? जब आप लोन लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक, लोन लोगे, ब्याज दोगे, बैंकों का विकास होगा। लोन लोगे तो आपके उद्योग का विकास होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उत्पादन ज्यादा करोगे, तो उत्पादन जब ज्यादा करोगे तो उपभोग भी तो होगा, उससे लगातार आपका उद्योग बढ़ता चला जाएगा।
नेहरू ने यह सोचा था कि भाई इन लोगों को हम बचत करवाएंगे, बचत करवा करके निवेश करवाएंगे, निवेश करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है, एक वर्चुअस साइकिल बनके तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? एक वर्चुअस साइकिल, एक सुचक्र बनके, एक अच्छा चक्र बनके तैयार होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई बचत अगर हमने बढ़ा दिया तो हमारे देश का विकास तय है। क्लियर? पर लोगों ने नौकरी ही नहीं करी, लोग अकर्मण्य पड़े रहे। क्लियर? तो नेहरू एज अ प्रधानमंत्री इसका जो दोषारोपण है वो लोगों के ऊपर कर देते हैं कि भाई ये किसकी वजह से है? हिंदू विकास दर की वजह से। क्लियर है? इसका हम यूज करेंगे सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। ठीक है, समाजशास्त्र में हिंदू विकास दर का यूज इस तरीके से होता है कि हिंदू लोग जो है वो कर्मठ लोग नहीं है। क्या नहीं है? कर्मठ नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोग हैं। समझ में आ गया? क्या? हाँ हाँ हाँ, तो हिंदू विकास दर वो नहीं है, वो जो विकास दर है वो अलग है, वो पंचवर्षीय योजना की विकास दर है। हिंदू विकास दर इज अ डिफरेंट थिंग। कि मतलब हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। क्लियर है? हम कर्मठ नहीं है, हम कर्म करके चीजों को बदल नहीं रहे हैं। क्लियर है? अब आप हिंदू फिलॉसफी से, हिंदू दर्शन से। हिंदू दर्शन क्या बोल रहा है? हिंदू दर्शन यही तो बोल रहा है ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। क्लियर है? यही तो बोल रहा है हिंदू दर्शन। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं कि भाई हम किस चीज से परेशान है? हम हिंदू विकास दर से परेशान है, हम हिंदू वृद्धि दर से परेशान है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, लिखिए हिंदू वृद्धि दर के बारे में। हाँ, इसी में भारत प्रारंभिक आधुनिक काल में, भारत, हाँ इसके अंदर लिखना है, हिंदू वृद्धि दर या विकास दर के बारे में लिखिए। भारत प्रारंभिक आधुनिक काल में पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो सका। पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो सका। पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो सका क्योंकि हिंदू धार्मिक मूल्यों ने, हिंदू धार्मिक मूल्यों ने इसे बाधित किया। हिंदू धार्मिक मूल्यों ने इसे बाधित किया। भारतीय समाज एक कृषि पर आधारित समाज था। भारतीय समाज एक कृषि पर आधारित समाज था। भारतीय समाज एक कृषि पर आधारित समाज था जिसमें निजी उद्यमिता की कमी थी, जिसमें निजी उद्यमिता की कमी थी, निजी उद्यमिता की कमी थी। निजी उद्यमिता की कमी थी। पारंपरिक भारतीय समाज में पारंपरिक भारतीय समाज में लोभ, संपत्ति तथा सुख सुविधाएं अर्जित करना, सुख सुविधाएं अर्जित करना पाप माना जाता था। पाप माना जाता था। पाप माना जाता था। क्यों भाई? लोभ करना, संपत्ति अर्जित करना, सुख सुविधाएं अर्जित करना, ये सब क्या पाप माना जाता था, बहुत गलत माना जाता था। लोभ मोह पाप कर मूल। ठीक है, पाप के मूल क्या है? सिन के, पाप के मूल क्या है? लोभ और मोह। क्या चीज है? क्यों ये पाप मान रहे हैं? इतने अच्छे काम को, सुख सुविधाएं अपने लिए अर्जित करने को, संपत्ति अर्जित करने को और लोभ करने को क्यों बुरा मान रहे हैं? क्योंकि समाज का जो पुरोहित वर्ग था ना, वो ये नहीं चाहता था कि जो संपत्ति है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या हो? पुनर्वितरण हो। क्या हो?
पुनर्वितरण हो, जो संपत्ति जिसके पास आ गई उसी के पास रहे। क्योंकि अगर कुछ लोग पूंजीवादी हो जाएंगे अगर, तो संपत्ति का पुनर्वितरण होने लगेगा, हाँ या नहीं? तो ये चाहते थे संस्कृति बदले ही नहीं, संस्कृति बदले ही नहीं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिकता आई, संस्कृति बदली, और संस्कृति बदलते ही क्या हुआ, पुनर्वितरण हुआ संपत्ति का, संपदा का। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लोग क्या हो गए, लोभी हो गए, कुछ लोग 24-24 घंटे काम करने लगे, 20-20 घंटे काम करने लगे। समझ में आ गया? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने लगे, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो उनका मुनाफा ज्यादा होगा, जब मुनाफा ज्यादा होगा तो वो पूंजीपति होते चले जाएंगे, बड़े होते जाएंगे आर्थिक रूप से। समझ में आ गया? तो इस तरीके से संपत्ति का पुनर्वितरण शुरू हुआ एक बार फिर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो लोभ, संपत्ति का अर्जन, सुख सुविधाओं को अर्जित करना, ये सब पाप माना जाता था। पर अगर आप आधुनिक युग में देखें तो इन सब चीजों क्या माना जाता है, अचीवमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? अचीवमेंट की ये सारी की सारी क्या है, आपकी उपलब्धियां हैं। क्या है? उपलब्धियां हैं आपकी। और 1991 के बाद सुख सुविधाओं से रहना, एसी में पढ़ना, पंखे की हवा में पढ़ना, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना, इसको क्या माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, हाँ या नहीं? पर आपके पिताजी से आप पूछोगे कि पापा एसी लगवा ले रूम में, तो बोलेंगे अरे एसी में पढ़ाई होती है क्या? क्या बोलेंगे? एसी में पढ़ाई कहां होती है? क्लियर है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखो मैं धूप में कैसे काम कर रहा हूं, मर रहा हूं मैं धूप में, तुम भी मरो। क्लियर है? पहले वाले बोलते थे, हमारे टाइम वाले बोलते थे। आपके 10 साल, आपसे 10 साल बड़े, मतलब आपके पिताजी की उम्र अभी होगी मुझे लगता है कि लगभग 45-46 साल, 50 साल मैक्सिमम। ठीक है? अगर आप छोटे बच्चे हो तो 50 साल होगी, अगर आप बड़े बच्चे हो उनके तो 46-47 साल होगी, 48 साल। पर जिनकी उम्र अभी 60 साल है ना, वो बोलते थे, वो अभी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं यार ये सुख सुविधाओं में कौन पढ़ पाया है आज तक, कोई नहीं पढ़ पाएगा सुख सुविधाओं में। तो उनके हिसाब से क्या, धूप में बैठ करके पढ़ाई करो तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? उनको ये नहीं पता है ना अभी धूप कितनी खतरनाक होने लगी है, पेड़ की छांव नहीं है कहीं भी। क्लियर? ये चीज है। पता चला आपको धूप में बिठा दिया जाए ये डामर से बनी हुई रोड में, 1 घंटे के अंदर आप बेहोश हो जाओगे। हाँ, बहुत भयंकर धूप है। ठीक है? क्योंकि ये अक्टूबर का महीना आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। अक्टूबर में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है। क्यों? पवनें धीमी पड़ जाती हैं, पवनें धीमी हो जाती हैं, चलती तो हैं मगर धीमी चलती हैं। और उच्च दाब क्षेत्र बन चुका है। क्या बन चुका है? उच्च दाब क्षेत्र बन चुका है। उच्च दाब क्षेत्र बनने की वजह से बादल खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं? बादल खत्म हो जाते हैं, और आसमान बिल्कुल खुला और साफ हो जाता है। और जैसे ही आसमान खुला और साफ होगा, धूप चमकेगी बेटा, धूप आपके ऊपर सर पे चमकेगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है? हालांकि वो आपको नुकसान नहीं करेगी। कहां हीट हो रही है? हाँ, ये उच्च दाब का समय है, बारिश हो चुकी है, जितना मॉइस्चर था वो खत्म हो गया है। हाँ, तो हवा नीचे की तरफ, अब हवा चल रही है क्या बहुत ज्यादा, ये बताओ? धीरे 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 उच्च दाब डेवलप होगा, उच्च दाब डेवलप होगा, उच्च दाब डेवलप होगा, और उच्च दाब बढ़ता चला जाएगा। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में बहुत अधिक उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा ये। समझ में आ गया? ठीक? उच्च दाब मतलब हवाएं नीचे की तरफ आ रही है, हवा नहीं, बेसिकली एयर कह सकते हो, वायु राशि नीचे की ओर आ रही है। हवा तो विंड हो गई, हवा तो ऐसे चलती है, वायु ऐसे भी चलती है, ऐसे भी चलती है। क्लियर है? ठीक? तो ये क्या है, उच्च दाब क्षेत्र बनने लगा है, धीरे 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 उच्च दाब क्षेत्र बनने लगा है। क्लियर है? जिसकी वजह से आपको बादल बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, और बादल जब कम होंगे तो सूर्य की रोशनी सीधी आपके सर पे पड़ेगी। हालांकि आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा उससे, पर इस वक्त टैनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जिन लोगों को समस्या है ना कि भाई टैनिंग ना हो मुझे, है ना, मैं बहुत परेशान हूं, जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा हो रखी है, देखो लाल, ये लाल लग रहा है, हाथ लाल लाल लग रहा है पूरा। ठीक है? ये पूरी टैनिंग है और कुछ नहीं। ठीक? तो इस समय आपकी जो क्रीम है ना, सन प्रोटेक्शन फेयरनेस क्रीम होती है ना, जो वो काम आती है, सनस्क्रीन, SPF क्रीम। ठीक है? वो काम आती है। मगर आपको इस समय हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता है, लू नहीं लग सकती है, चलेगी तभी तो लगेगी लू। और जैसे ही देखोगे आप रात होगी, वैसे ही मौसम ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन आसमान में बादल नहीं है,
पूरी की पूरी ऊष्मा जब पृथ्वी छोड़ती है सारी ऊष्मा तो सारी छोड़ देती है, तो दिन गर्म होंगे और रातें ठंडी होने लगेंगी और ऐसे में बीमारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बीमारी बढ़ती है, हाँ, बुखार वगैरह ये सब बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आज सुबह की बैच बताया विटामिन सी खाओ, लिमसी आती है, लिमसी 1-2 रुपए की टैबलेट आती है, खाओ। पारंपरिक समाज में लोभ, संपत्ति, सुख सुविधाएं, इनको क्या माना जाता था? पाप माना जाता था। पर अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज में इन्हीं चीजों को क्या माना जाने लगा? उपलब्धियां। क्या माना जाने लगा? उपलब्धियां। ठीक है, लिख लो इसको, लिखिए इसके बारे में। लास्ट लाइन क्या लिखी थी हमने? पाप माना जाता था। ठीक है, देखिए परंतु आधुनिक समय में वैश्वीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। वैश्वीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और भौतिक सुख सुविधाएं आम हो गईं। भौतिक सुख सुविधाएं आम हो गईं। भौतिक सुख सुविधाएं आम हो गईं जो सीता कह रही है सर क्लास को पूरी तरह कंटिन्यू करें, बीच में कट जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बेटा मैं एक्चुअली नंबर तो सेव्ड है नहीं, तो मैंने उसकी देखी डिस्प्ले पिक्चर, तो उसमें सीता आई। बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क की वजह से क्लास कट रही है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर समस्या हो रही है तो नेटवर्क जैसे ही सही होगा वैसे ही ये चीजें सारी की सारी सही हो जाएंगी। नहीं सुनाई दे रहा है, वो जो पीछे वीडियो आ रहा है ना उसमें मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो आधुनिक समाज में इनको क्या माना जाने लगा? उपलब्धियां माना जाने लगा, जिसको पारंपरिक समाज में पाप माना जाता था। ठीक है, आगे लिखिए। जो हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से भौतिक सुख सुविधाएं आम हो गई, भौतिक सुख सुविधाएं आम हो गई जो हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से पाप मानी जाती थी। इससे सिद्ध होता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि, इससे सिद्ध होता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि उसके सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। ठीक, देखिए अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में संबंध, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में संबंध। ठीक, देखो समाजशास्त्र की नॉलेज के बगैर आप अर्थशास्त्र को समाज में सही से प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र के सिद्धांत तो आपके काम करेंगे, पर जब तक आपको समाजशास्त्र की नॉलेज नहीं है, समाजशास्त्र के बारे में नहीं पता, ठीक है, किसी भी समाज के बारे में नहीं पता, तो आप उस समाज पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? सामाजिक व्यवहार के आधार पर ही आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करते हो। क्लियर है कि समाज का व्यवहार कैसा है? अब देखो उड़ीसा के समाज में मछली खाने का प्रचलन है, ठीक, वहां पर अगर आप बोलो कि भाई वहां पर अगर आप ये भुजिया बेचने लगो जाके, बीकानेरी भुजिया, तो नहीं बिकेगी। क्लियर? वहां पर आप ये
रसगुल्ला बेचने लगो जाकर के, जो व्हाइट वाला आता है ना, वहां बेचने लगो, कड़ा होता है काफी, बीकानेरी रसगुल्ला जो है ना वो काफी कड़ा होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है, टूटता है, वो टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है बिल्कुल। आपने कोलकाता का नहीं खाया, स्पॉन्जी नहीं होता। हाँ ठीक है, जैसे आप कोलकाता का रसगुल्ला खाओगे ना, मैंने तो कोलकाता का भी खाया है, उड़ीसा का भी खाया है, ठीक है, तो वो रसगुल्ला कैसा होता है, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है, कि आपने खाया और मुंह में घुल गया, ठीक है। बट यहाँ का रसगुल्ला ऐसा नहीं, यहाँ का रसगुल्ला ऐसे चबाना पड़ता है आपको, क्लियर है, टूट टूट जाता है, क्लियर है, वो टूटता है, क्लियर। तो यहाँ का रसगुल्ला वहां के लोग नहीं खाएंगे, वहां का रसगुल्ला यहाँ के लोग नहीं खाएंगे। अगर आप बीकानेरी रसगुल्ला को वहां बेचने की कोशिश करो कोलकाता में, तो नहीं बिकेगा। हल्दीराम्स अगर अपने रसगुल्ला के टिन के बॉक्स को अगर कोलकाता भेजे, तो वो नहीं बिकेगा वहां के मार्केट में, क्योंकि लोगों को वो खाने की आदत नहीं है। हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं बेच रहे हो, उत्तर प्रदेश में बेच रहे हो, ठीक है, इवन बिहार में भी नहीं बिकेगा, उत्तर प्रदेश में बेच रहे हो आप, राजस्थान में बेच रहे हो आप, दिल्ली में बेच रहे हो, पंजाब में बेच रहे हो, हरियाणा में बेच रहे हो, यहां बिकेगा। पर कोलकाता में अगर बेचने लगोगे तो नहीं बिकेगा, क्लियर, क्योंकि उनके पास अपना है रसगुल्ला। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हर एक ब्रांड जो दूध डेयरी का ब्रांड है वो मिष्टी दही बना रहा है। क्या बना रहा है? मिष्टी दही। अब ये मिष्टी दही कोलकाता में नहीं बिकते हैं। मैंने पूछा था, मेरा एक दोस्त है वहां पढ़ाता है कोलकाता चहल में, तो मैंने पूछा ये मिष्टी दही वहां बिकता है? कह रहे नहीं सर, यहाँ पे तो 10-10 रुपए में मिष्टी दही हो आपको कुल्हड़ में मिल जाएगा। जैसे हम लोग 10 रुपए में कुल्हड़ में, इतना बड़ा कुल्हड़ है उसमें 10 रुपए का मिष्टी दही, क्लियर है। और 1,000 रुपए तक का आपको मिलेगा, मिट्टी का ही बर्तन रहेगा, और 1,000-2,000 के भी बर्तन है, इतने इतने बड़े बड़े, घर भर के लिए मिष्टी दही जा रहे हैं, पता चला कि 15-16 लोग हैं वो सब खाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? और वो तो चावल में मिला के खा जाते हैं वो लोग, दही चावल में मिला के। हाँ 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 हाँ, तो कल्चर है ना, संस्कृति अलग है उनकी, समझ में आ गया? तो सामाजिक व्यवहार को जाने बगैर आप कहीं भी ना व्यापार कर सकते हो, ना आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर सकते हो। समझ में आ गया? हर एक मार्केट की, हर एक बाजार की, हर एक समाज की जो डिमांड और सप्लाई है, मांग और पूर्ति है, वो अलग है। समझ में आ गया? मांग और आपूर्ति बिल्कुल अलग है। क्लियर? लिखिए इसके बारे में। ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। वहां पर मैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन कर रहा था, उसकी व्याख्या कर रहा था। अब इनके बीच में संबंध लिखवाऊंगा। मतलब नहीं, तो ये मैंने इसलिए लिखवाया है जिससे कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को अलग अलग दिखाना था ना पहले। जब आप आंसर लिखोगे तो आप आंसर में क्या लिखोगे? सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा और मैं साथ साथ में दिखा रहा हूं। ये संबंध की हेडिंग अलग पड़ेगी। वो आपने क्या किया, एक तरीके से भूमिका बनाई। क्लियर है? यहां पर आप उन चीजों को एक्सप्लेन लिखो तो एक बार, तभी समझ में आएगा। लिखो। हाँ, आधुनिक यूरोप में जो पूंजीवाद का विकास है वो किस पर हुआ? प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्यों पर हुआ, प्रोटेस्टेंट नैतिकता पर हुआ। ठीक है, वो तो पूरा हो गया ना, उसमें क्या बच गया? इससे रिलेशन ये है कि आप, जरूरी नहीं है, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो अलग अलग सवाल हैं जिनके अलग अलग जवाब देने होंगे, उसके लिए नोट्स दिए जाते हैं। नोट्स केवल ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के दिए जाएं, उसमें कोई और सवाल। देखो अब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में जो अंतर संबंध है उसकी व्याख्या प्रोटेस्टेंट एथिक्स के आधार पर करें, तब आप ये लिखोगे। और केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अगर अंतर संबंध पूछा जाएगा तो आप इसको नहीं लिखोगे, यूरोप में पूंजीवाद का विकास। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो जाकर के कि वो कैसे पूछे गए। समझ में आ गया? अब मैंने तो देखे हुए हैं, मुझे पता है कैसा आता है, तो मैं उसी हिसाब से आपको करवा रहा हूं। क्लियर है? आप भी देखो जाकर के। क्लियर? किसी किसी क्वेश्चन में प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्यों के बारे में ज्यादा पूछ लिया गया है, तो उसमें आपको प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्यों को डालना पड़ेगा 6-7 लाइन 8 लाइन, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? किसी किसी में पूछ लिया जाएगा कि भाई समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संदर्भ में हिंदू विकास दर की व्याख्या करें। क्लियर है? कि भारत में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं आ पाई, इसकी व्याख्या करें। इसमें समाज की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या करें।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे अगर ट्रिकी क्वेश्चंस, तो आप क्या लिखोगे बताओ? उसके लिए मुझे ये लिखवाना पड़ता है। क्लियर है? ठीक, अब लिखिए अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध। ये कब लिखेंगे आप? पहले जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो समाजशास्त्र की व्याख्या करेंगे आप, कोट लिख देंगे, अर्थशास्त्र की व्याख्या करेंगे, कोट लिख देंगे, फिर लिखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। क्लियर? हाँ हाँ, वो तब चूज करके लिखना है, सेलेक्टिवली लिखना है, सब कुछ नहीं लिख देना है। क्लियर है? अधिकतर जब सिंपल सवाल पूछेगा तो संबंध और उनके बीच का तुलनात्मक अध्ययन दोनों पर पूछेगा। ठीक, तो आपको शुरुआती लाइनें लिखनी है, संबंध और तुलनात्मक अध्ययन, निष्कर्ष। ठीक है, शुरुआती लाइनें लिखनी है, प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्यों के बारे में लिखे, फिर निष्कर्ष। ठीक, शुरुआती लाइनें लिखनी है, हिंदू विकास दर के बारे में लिखोगे, फिर निष्कर्ष। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? ये चीज है, लिखिए लिखिए इसके बारे में। अर्थशास्त्र उपभोग के पैटर्न, अर्थशास्त्र उपभोग के पैटर्न और सामाजिक व्यवहार अर्थशास्त्र उपभोग के पैटर्न या सामाजिक व्यवहार को बेहतर समझने के लिए समाज शास्त्र पर निर्भर करता है, समाज शास्त्र पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र उपभोग के पैटर्न या सामाजिक व्यवहार को बेहतर समझने के लिए समाज शास्त्र पर निर्भर करता है। ठीक, अगला लिखिए समाजशास्त्र आर्थिक व्यवहार की, समाजशास्त्र आर्थिक व्यवहार की समाजशास्त्रीय व्याख्या करता है, आर्थिक व्यवहार की समाजशास्त्रीय व्याख्या करता है। इसी में लिखे आगे, यह माना जाता है कि समाजशास्त्रीय समझ के बिना आर्थिक अध्ययन अधूरा है, आर्थिक अध्ययन अधूरा है। आर्थिक अध्ययन अधूरा है। श्रम कानून सामाजिक आर्थिक योजनाएं, श्रम कानून सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समाजशास्त्र की जानकारी अर्थशास्त्र को समृद्ध बनाती है, अर्थशास्त्र को समृद्ध बनाती है, अर्थशास्त्र को समृद्ध बनाती है। अर्थशास्त्र को समृद्ध बनाती है। ठीक, अब लिखिए समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, लिखिए समाजशास्त्र एक व्यापक विषय है, समाजशास्त्र एक व्यापक विषय है, जबकि
व्यापक विषय है। दूसरी तरफ लिखिए अर्थशास्त्र का, दूसरी तरफ लिखिए अर्थशास्त्र का। आपने वो नहीं बनाई क्या, लाइंस नहीं बनाई, टेबल नहीं बनाई, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो। जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु संकीर्ण है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु संकीर्ण है। ठीक, लिखिए समाजशास्त्र समाजशास्त्र मात्रात्मक एवं गुणात्मक, समाजशास्त्र मात्रात्मक एवं गुणात्मक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग दोनों ही विधियों का प्रयोग करता है। जबकि अर्थशास्त्र सिर्फ मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र सिर्फ मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करता है। देखिए अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के सभी संबंधों साथ ही साथ आर्थिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। आर्थिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक, लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा नहीं समझ में आया? मात्रात्मक। देखो इकोनॉमिक्स इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स। जो आपका अर्थशास्त्र है ना वो केवल सांख्यिकी है समाजशास्त्र के बगैर। क्लियर है? मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम केवल नंबर के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, ये नंबर वो नंबर, इतना सप्लाई इतना डिमांड, हाँ या नहीं? ठीक है, तो मात्रात्मक अध्ययन है। जबकि समाजशास्त्र में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र एक मात्रात्मक अध्ययन का विषय है और साथ ही साथ गुणात्मक अध्ययन का विषय है। समझ में आ गया कि भाई हमने सप्लाई किया, हमने आपूर्ति किया, उस आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा, आपूर्ति कितना किया, ये मात्रात्मक है। क्लियर? आपूर्ति इतनी करने की वजह से सारे लोगों को मिल गया, सब खुश हैं, ये गुणात्मक अध्ययन। समझ में आ गया? तो समाजशास्त्र एक गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही अध्ययन का विषय है, जबकि अर्थशास्त्र केवल और केवल मात्रात्मक अध्ययन का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अर्थशास्त्र एक संकीर्ण विषय है, समाजशास्त्र एक बहुत ही व्यापक विषय। ठीक है, अर्थशास्त्र केवल मनुष्य के आर्थिक संबंधों के बारे में बात करता है, उनकी चर्चा करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के हर प्रकार के संबंधों की चर्चा करता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखिए, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, लिखिए अर्थशास्त्रीय नियम। लिखिए अर्थशास्त्रीय नियम सार्वभौमिक होते हैं। अर्थशास्त्रीय नियम सार्वभौमिक होते हैं। अब देखो सार्वभौमिक है कि नहीं, बताओ, है ना सार्वभौमिक? ठीक है, किसी भी चीज का अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घट जाएगी। किसी भी चीज का अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घट जाएगी और उसकी आपूर्ति बढ़ा देगा उत्पादक तुरंत, क्योंकि उसको फायदा मुनाफा बनाना है उससे।
है या नहीं? इसकी वजह से अगर आपूर्ति बढ़ेगी तो इसकी वजह से महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे आपके सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। अब अमेरिका में भी यही होगा, इंडिया में भी यही होगा, जापान में भी यही होगा, अफ्रीका में भी यही होगा। समाज बदलने के साथ अर्थशास्त्र नहीं बदल रहा है, पर समाज बदलने के साथ समाजशास्त्र बदल रहा है उस समाज का। समझ में आ गया? पता चला भारत में आप किसी को ऐसे कर रहे हो तो सोच रहा है कि आप उसका सम्मान करते हो, ठीक है? और अगर कहीं बाहर जाके आप ऐसे कर रहे हो, आ जाओ कूद पड़े मैदान में। समझ में आ गया? इस तरीके की समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। क्लियर है? तो नमस्ते जब आपको करना है तो सोच समझ के करना है कि उस जगह पर नमस्ते ऐसे करने पर क्या होता है। ऐसे कर दिया पता चला मतलब चैलेंज, पटक के मारेंगे तुम्हें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये चीज है। तो समाज के साथ समाजशास्त्र के नियम बदल जाते हैं, इसका मतलब समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक नहीं होते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक, लिखिए अर्थशास्त्रीय नियम अर्थशास्त्रीय नियम सार्वभौमिक होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय नियम समाज विशेष के साथ बदल जाते हैं, समाज विशेष के साथ बदल जाते हैं। समाजशास्त्र और अर्थ, अगला इसमें नहीं, टेबल बंद कर दो ये।